आज हमारे साथ गांव कनेक्शन में एक खास मेहमान है, भारत सरकार के पूर्व सचिव और उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व मुख्य सचिव DS मिश्रा सर। तो मुझे अपने गांव के बारे में बताइए और एजुकेशन कैसा रहा आपका, कैसे आपकी शुरुआत हुई? बहुत छोटा सा गांव है, मुश्किल से वहाँ पे जिस समय मैं छोटा बच्चा था तो 200 की आबादी रही होगी। अब तो उसे गांव सभा के रूप में कई सारे आसपास के गांव को जोड़कर गांव सभा बना दिया गया है, पहाड़ी प्रक्रिया के नाम से। बचपन मुझे अच्छी तरह से याद है क्योंकि गांव में मैं पैदा हुआ, गांव में मैं पला बड़ा और करीब 11-12 साल की उम्र तक गांव में मैं रहा हूँ। और आज भी मैं हर साल गांव जरूर जाता हूँ और एक सप्ताह अपने गांव में रहता हूँ। मैंने शुरुआत की, हमारे घर से कुछ 150-200 मीटर की दूरी पर गांव का प्राइमरी स्कूल है। उस ज़माने में केवल उसमें 1.5 कमरे होते थे। एक कमरा जिसमें कक्षा 5 के बच्चे पढ़ते थे, एक बरामदा था जिसमें जब पानी वगैरह बरसता था और हम भाग करके वहाँ चले जाते थे, सारे बच्चे चले जाते थे, या कभी कोई किसी क्लास को कक्षा 3 कभी 4 वहाँ पे पढ़ाई हो जाती थी। तो हम लोगों की पढ़ाई तो पेड़ के नीचे हुई। जैसे पहला जो कक्षा शुरू किया तो पीपल के पेड़ के नीचे, अगला कक्षा शुरू किया तो वो आम के पेड़ के नीचे, तो वो हुआ। तो इस तरह से अलग अलग पेड़ के नीचे वही हमारा क्लास होता था। और हमारे मास्टर साहब जो होते थे गांव के, उनके लिए हम लोग के घर से खटिया आती थी और श्यामपट जिसको कहते हैं, ब्लैक बोर्ड जिसको कहते हैं, वो ब्लैक बोर्ड होता था। तो हमारे मास्टर जी की सेवा भी हम लोग करते थे और वो पढ़ाते थे। 2 तरफ कतार लगा दिए, एक तरफ जो अब अपना पहाड़ा पढ़ना है तो 7 के 7, 7 दूनी 14, 17 के 21, ऐसे हम लोग आपस में पूरा गा गा के पढ़ते थे। या कोई पाठ पढ़ना, पाठ को पूरा ऐसे थे, तो एक अलग किस्म का माहौल था पढ़ाई का। यहाँ से हमने पढ़ाई शुरू की। दूसरा, हमारे पिताजी जो थे वो ब्लॉक में बाबू हुआ करते थे। उस ज़माने में मुझे बचपन का याद है, रूस का बड़ा प्रभाव था मैंने हमारे देश में। रूस से तमाम सारी किताबें छपती थी और वो किताबें बांटी जाती, मुफ्त में बांटी जाती थी। जैसे देश का भूगोल है, देश का इतिहास है, अच्छी अच्छी कहानियों की किताब है, नॉवेल्स है, बहुत सारी किताबें बांटी जाती थी। तो ये सब फ्री में, मुफ्त में बढ़ती थी। बाबूजी जब सब ब्लॉक से बढ़ता था तो एक एक कॉपी घर भी लाते थे और मुझे पढ़ने का बहुत शौक हो गया। बचपन में उन्होंने मुझे ऐसा आदत डाला, मुझे पढ़ने का बहुत शौक हो गया। बाबूजी मुझे गीता प्रेस की किताबें, क्योंकि बहुत छोटी नौकरी में थे, तो वो 1 आने 2 आने 20 पैसे इस तरह की किताबें गीता प्रेस की आती थी। वीर बालक, वीरांगनाएँ, ऐसे जो हमारे देश के विभूति, जो तमाम सारे साधु संत, जो हमारे महर्षि, उनकी किताबें लाते थे, वो भी मुझे पढ़ने का शौक था। मैं देवेंद्र जी, आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि जब मैं मुश्किल से 10 साल का रहूँगा, जब कक्षा 5 में पढ़ता था, मैं अपने घर पे मैंने एक लाइब्रेरी बनाई थी। हमारी अम्मा थी, हमारे पिताजी के बड़े भाई थे, उनकी पत्नी वो नहीं रही, कैंसर की वजह से उनका डेथ हो गया था। सरस्वती जी उनका नाम था, सरस्वती मिश्रा। उनके नाम पे मैंने सरस्वती पुस्तकालय अपने गांव में स्थापित किया और मेरे मन में ये विचार था कि हम अपने गांव में हर आदमी को पढ़ाएंगे। तो मैं अपना एक कॉपी रखता था, उस कॉपी पे किसको किताब इशू कर रहे हैं, उनसे 15 दिन पे किताब वापस लेना है, ये सभी बातें। क्योंकि हम अपने तो पढ़े दूसरों को पढ़ाएं, तो मुझे तो शौक था ही दूसरों को भी पढ़ने का, शौक डालने का। वो पुस्तकालय का अभी भी मुझे याद है, घर पे लोग सब याद करते कि कैसे बाबू ये पुस्तकालय चलाते थे। एक छोटी सी घटना हुई, मैं समझता हूँ उसने हमारी ज़िंदगी बदल दी। ये घटना ये थी कि मेरे पिताजी तब बलिया में बड़े पोस्ट हो गए थे, बड़ा बाबू होकर के। तो एक बार बाबूजी आ रहे थे बस में, उनके बगल में एक बच्चा बैठा हुआ था। वो सूट पहना था, मैंने कोट पैंट टाई वगैरह लगाए हुए, जूता उता पहने हुए। हम लोग को कहाँ ये सब चीज़ मैस्टर था, गांव में हम लोग तो बड़े साधारण से रहते थे। उस बच्चे को देखा तो बाबूजी को बड़ा अच्छा लगा, सलोना सुंदर बच्चा जो है, कक्षा 9 में पढ़ता था। तो पूछे, बच्चा कहाँ पढ़ते हो? इंसिडेंटली वो पिताजी के बगल में बैठा था, तो बहुत बताया कि मैं पढ़ता हूँ नैनीताल में बिरला विद्या मंदिर में। तो बाबूजी बोले, तुम्हारे पिताजी क्या करते हैं? बोला, हमारे पिताजी प्राइमरी स्कूल के मास्टर हैं। तो बड़ा आश्चर्य हुआ, प्राइमरी स्कूल के मास्टर को तो जो बाबू को जो पैसा मिलता था उससे भी कम मिलता था। और नैनीताल तो हमारे लिए एक तरह से बने एक स्वर्ग वाली फीलिंग थी कि हम सोच नहीं, तो जनरल नॉलेज की किताब में नैनीताल के बारे में और मसूरी के बारे में पढ़ते थे। एक बार बाबूजी के साथ गाजीपुर गया था, क्योंकि मुझे बचपन में बहुत डर लगता था, अंधेरे में मैं जा नहीं सकता था। मुझे कहीं जाना हो तो मुझे माँ का हाथ पकड़ के जाना होता था। तो बाबूजी एक बार मुझे ले गए कि उनके ऑफिस में कोई है जो कि कुछ झाड़ फूक कर देते हैं, कुछ जंतर मंतर पढ़ा देते हैं, उसके नाते आपका ख़त्म हो जाता। तो 1-2-3 दिन के लिए मुझे अपने साथ ले गए थे। तो वहाँ मैं गाजीपुर गया था। वो एक बार मैं बनारस गया था, मेरे एक चाचा रहते थे, उन चाचा के घर में कुछ फंक्शन था, तो 1 हफ्ते के लिए मैं बनारस गया था। नहीं तो अपने गाँव या गाँव के बगल में जो बाज़ार है उसके अलावा मैं कहीं गया नहीं था।
या हमारे ननिहाल जो भी हमारे गांव से 20-25 किलोमीटर था वहाँ गया, उसके अलावा कहीं नहीं गया था। बच्चे से पूछा कि तुम्हारे पिताजी क्या करते, बोला कि प्राइमरी स्कूल का मास्टर है। बड़ा आश्चर्य हुआ। बोले तुम्हारे घर में कितना खेत और बाग बगीचा कितना है, वही सोच सकते हैं गाँव वाले। तो उसने कहा कि भाई हमारे तो घर में कुछ 4 बीघा जमीन है, बाग बगीचा छोटा सा बाग है। पूछे तुमको फिर पढ़ाता कौन है बेटा, उतना दूर कैसे गए पढ़ने के लिए? तो उस बच्चे ने बताया कि भारत सरकार की एक छात्रवृत्ति है, उस छात्रवृत्ति में अगर जिसके पिता की इनकम 500 रुपये से कम है महीने की, उस बच्चे का कंपटीशन होता है। पूरे प्रदेश में एक कंपटीशन होता है जो हर जिले में उसकी परीक्षा होती है, हिंदी और गणित। उसमें जो बच्चा सेलेक्ट हो जाता है, 100 बच्चे सेलेक्ट होते हैं, उनका पूरे ऑल इंडिया कंपटीशन होता है। उसमें हिंदी गणित के अलावा सामान्य ज्ञान, जनरल एबिलिटी और इंटरव्यू, ये 5 विषय होता है। उसमें जिस बच्चे का 100 बच्चे का सिलेक्शन हो गया वो सरकार का बच्चा बन जाता है। और फिर सरकार न केवल उसके ऊपर खर्च करती है बल्कि उसके माँ बाप भी, अगर उसके पिताजी भी अगर छोड़ने आते हैं उनका भी खर्च देती है। तो पिताजी को बहुत उत्सुकता हुई तो उससे बच्चे से सारी जानकारी ले लिया। तो सामान्य तौर पे जब वो आते थे तो मैं इंतज़ार करता रहता था रात में कि बाबूजी आज आने वाले हैं, मैं आज उनके साथ खाना खाऊंगा और सोऊंगा उनके साथ। तो मैं जब सोता था तो वो मुझसे बहुत सारी क्वेश्चन पूछते थे, कुछ गणित पूछते थे मुझसे, क्योंकि पढ़ने में तो अच्छे थे, पढ़ाई कक्षा 7 तक किए थे, केवल कक्षा 7 तक मेरे पिताजी पढ़े थे। बाद में जब नौकरी कर रहे थे तो उन्होंने एक प्राइवेट इम्तहान हाई स्कूल का दे दिया तो हाई स्कूल मिल गया। माँ मेरी अनपढ़ थी, मतलब उसको तो केवल वो उनको जो है हस्ताक्षर भी नहीं कर सकती थी। तो पिताजी जब आते थे तो हमसे वो कुछ गणित के प्रश्न पूछते थे, कुछ पढ़ते थे, तुम कौन सी किताब पढ़े, उस किताब में तुमने क्या सीखा है, उस किताब में कौन सी कहानी है। तो बहुत सारी चीज़ मुझसे पूछते थे। मुझे पढ़ते सुनते सुनते मैं उनकी बात सुन करके बोलते बोलते मैं सो जाता था, उनके बगल में सोता था मैं। उस दिन जब वो आए तो मुझसे ये सब प्रश्न नहीं किया उन्होंने। मैं उनके साथ खाना खाया, खाना खाने के बाद उन्होंने पूछा कि ये बताओ तुमको मैं कहीं बाहर भेजूँ पढ़ने के लिए तो तुम जाओगे? तो मेरे लिए तो मैं गाजीपुर गया था, बनारस गया था, मेरे लिए लगा कि बाहर जाना तो कितना अच्छी बात है। तो मुझे कुछ मालूम नहीं, मैंने कहा बिल्कुल जाऊँगा। तो बोले कि तुमको कंपटीशन देना पड़ेगा। मैंने कंपटीशन का नाम तक नहीं सुना था। कंपटीशन होता है? क्या कंपटीशन होता है? मैंने कहा कर लूँगा। बोले तुमको सभी बच्चों से अच्छा करना पड़ेगा। मैंने कर दूंगा मैं, क्योंकि मुझे कॉन्फिडेंस बहुत था। मुझे लगता है भगवान की एक कृपा थी। मेरी उम्र रही होगी करीब 11 साल, 11.5 साल की उम्र रही होगी। तो बाबूजी बोले ठीक है तुम्हारा हम फॉर्म भरवा देते हैं। मैं इम्तहान दिया, ये जो कंपटीशन का उन्होंने फॉर्म भरवा दिया था। और आश्चर्य है कि उस परीक्षा में जब रिजल्ट आया, जो स्टेट लेवल का कंपटीशन था, पूरे प्रदेश में मेरा पहला स्थान था, नंबर 1। मैं कोई कंपटीशन, कोई तैयारी नहीं, किसी से कोचिंग नहीं, कुछ नहीं, सीधा सीधा, क्योंकि मैं इतना पढ़ता था, इतनी जानकारी थी मुझे, पहला स्थान आ गया। उसके बाद ऑल इंडिया कंपटीशन में भाग लेने के लिए इलाहाबाद जाना था, जो आजकल प्रयागराज के रूप में जानते हैं। परीक्षा दिए, परीक्षा देने के बाद हमको तो कॉन्फिडेंस था कि मेरा हो ही जाएगा, मैं तो कब हो जाएगा। रिजल्ट आया तो मेरा पूरे देश में 5वां स्थान था। इंटरव्यू में मुझसे पूछा कि आपके देश के, तुम्हारे देश की प्रधानमंत्री कौन है? मैंने कहा श्रीमती इंदिरा गांधी। तो पूछा कि तुम जानते हो दुनिया में कोई और भी देश है जिसकी महिला प्रधानमंत्री है? अब सोचिए गांव का पढ़ा लड़का और ऐसा प्रश्न पूछे तो कैसे बताएंगे। मैंने तबाक से उत्तर दिया। श्रीलंका की प्रधानमंत्री सीमा भंडार नायके है, इजराइल की प्रधानमंत्री श्रीमती गोल्डा मायर जी हैं। मैं सोचो कि उस समय मैंने जवाब दे रहा हूँ। मुझसे इंटरव्यू में पूछा कि तुम जानते हो कोई ऐसी नदी जिसका नाम रंग के ऊपर है? हमने कहा नील नदी। कहाँ पे? हमने बताया पूरा एकदम, क्योंकि इतना मैं विश्व की ज्योग्राफी अगर इतना पढ़ चुका था कि मुझे एक एक दिमाग की कहाँ से निकलती है, कहाँ जाती है, किस उसमें गिरती है, एक एक चीज़ बता दिया। किसी और नदी के बारे में मैंने बताया सर वाइट रिवर ये है, रेड रिवर है, सारा का सारा एक एक चीज़ उसको बताया। सागर के बारे में सागर का सारा बताया। इसके पीछे जो मैं श्रेय देना चाहता हूँ, एक तो भगवान की बड़ी कृपा थी, दूसरे मेरे पिताजी जो मुझसे बार बार पूछते रहते थे, मुझे किताबें लाते थे, मैं पढ़ता था, उसका भी उस पर मेरे ऊपर भाव था। और तीसरा मेरे मिश्री लाल जी मास्टर जो थे, उनका बड़ा कॉन्फिडेंस था, जो मुझ पर हर चीज़ में मुझे अपना विश्वास देते थे, उससे मुझे और आगे करने का और सीखने का मन करता था। सिलेक्शन हो गया, मैं सीधा सीधा रांची पहुँच गया। मैंने गाँव, हाँ मैंने झारखंड, उसमें तो बिहार था, तो गाँव से निकला, बलिया 7-8 महीने का मेरा हॉल्ट था। फरवरी 1973 में मैं रांची पहुँच गया, सीधा विकास विद्यालय रांची। और मुझे याद है बाबूजी जब मुझे ले गए थे, जब बोले कि अब रांची आने वाला, मैं रोना चालू कर दिया। मुझे लगता है कि घर से दूर कहाँ,
न मेरी माँ न मेरे बाप। तो एक पांडे जी थे, उसमें हमारे बगल में बैठे थे पांडे जी, उनकी वाइफ। वो लोग रहने वाले थे, बलिया के ही रहने वाले थे। देखा मुझे रोते, पूछे क्यों, बताया कि इसको हम एडमिशन के लिए ले जा रहे हैं। वो हमको अपने घर ले गए। वो लोग नामको में रहते थे। रात भर पांडे जी ने हम लोग को समझाया, सब कहा कि बच्चे को फ्रेश डाल दिया, अगले दिन सवेरे लेके जाइए। बाबूजी को कहा, अगले दिन हमारा एडमिशन हो गया। एडमिशन करके गए और मैं उस समय में पत्र लिखा करता था पिताजी को कि आपने मुझे बनवास दे दिया। बहुत भावुक, लेकिन मेरे पिताजी जो मुझे पत्र लिखते थे, उनके सारे पत्रों का संकलन मेरे पास है। इतना बढ़िया पत्र लिखते थे, इतना प्रेरणादायी पत्र लिखते थे। एक बाप का अपने पुत्र के प्रति जो है कि अच्छे, उनको बहुत उर्दू का आता था, उन्हें संस्कृत आती थी, उन्हें हिंदी आती थी, क्योंकि बहुत वो किताबें पढ़ते थे, बहुत उनको पढ़ने का शौक था। वैसे उन्होंने अपने शौक को हमारे ऊपर डाला उन्होंने। तो उससे फिर मैं उनके पत्रों को पढ़ के इतना मेरी प्रेरणा मिलती थी। और जहाँ मैं पहुँचा वहाँ पे तो मैं अब सरकार का बच्चा बन गया था। अब मेरे रहने का, खाने का, पढ़ने का सब कुछ, यहाँ तक कि जब हम टूर पे जाते थे उसका भी खर्चा। बाबूजी जब मुझे छोड़ने आते थे उनको भी आने जाने का खर्चा, उनको मैंने टीए भी मिलता था, डीए भी मिलता था, सब कुछ। एक तरह हम सरकार के बच्चे बन गए। न कुछ सरकार, हमारा घर से एक नया पैसा खर्च नहीं होता था, सब कुछ मैंने वहाँ पढ़ाई की। तो विकास विद्यालय रांची में मैंने क्लास, मैंने सोची कि जब मैं गया था तो मुझे अंग्रेजी तो बिल्कुल नहीं आती थी। कक्षा 6 में हमने ABCD पढ़ना चालू किया था। ही गोज, शी गोज, काउ हैज़ गॉट 4 legs एंड इट हैज़ गॉट 1 tail, एंड इस टाइप का हम चीज़ करते थे। आर्ट नहीं आता था, म्यूजिक नहीं आती थी, कुछ नहीं आता था, बहुत हल्का फुल्का जानकारी थी। लेकिन वहाँ पहुँच करके एक जो कंपटीशन की भावना जो मेरे मन में आ गई थी, पहली परीक्षा उसमें मैं तीसरे स्थान पे आया, दूसरे में दूसरे स्थान पे, उसके बाद तो पहला रहा और हमेशा ही पहला रहा। और जब मैं विकास विद्यालय से पास आउट किया तो वहाँ का हेड बॉय बना, मैंने वहाँ का स्कूल कैप्टन था, वहाँ का मैं बेस्ट बॉय बना। वहाँ से एक बच्चे का एडमिशन होता था इंग्लैंड के टॉनविच पब्लिक स्कूल में, मेरा टॉनविच पब्लिक स्कूल में पूरे स्कॉलरशिप के साथ एडमिशन हो गया। मैंने वहाँ जो कुछ भी हो सकता सारा का सारा चीज़ मैंने हासिल किया विकास विद्यालय में। और हर तरह से मतलब मेरे रिजल्ट आए तो उसमें भी मैंने टॉप किया। हर तरह से मैं बहुत अच्छा लेकर, और उसके पीछे सबसे बड़ा उस स्कॉलरशिप की खासियत ये थी कि उसमें अंग्रेजी सीखने के लिए 6 महीने की कोचिंग का भी पढ़ाई की व्यवस्था थी। तो हमारे नहीं पढ़ने के लिए गाँव से जो बच्चे आते थे, क्योंकि हमारे साथ जो बच्चे पढ़ते थे उस ज़माने में, अब कोई मुख्यमंत्री के बच्चे हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के बच्चे हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन के बच्चे हैं, बड़े अच्छे मतलब अधिकारियों के बच्चे हैं, और हम लोग साधारण गांव वाले, तो हमको कुछ नहीं आता जाता था। तो 6 महीने तक हमारी कोचिंग हुई। JP मिश्रा जी जिन्होंने मैं कोचिंग की, पिछले साल उनका डेथ हुआ, याद करते थे कि कैसे मैं मुझे 0 से ले गए उस लेवल पे ले गए कि ताकि मैं दूसरे बच्चों से कॉम्पीट कर सकूं, बोलने में भी, लिखने में भी। मैंने अंग्रेजी में मेरी वही दक्षता हो जाए जो किसी और बच्चे की हो। और उसका नतीजा था कि टीचर्स का मुझे विकास विद्यालय में एक ऐसा स्कूल था जो कि गुरुकुल जैसा था। वहाँ पर हम लोग जमीन में बैठ करके खाना खाते थे, पूरे मंत्र के साथ, ओम एतदन्नम शुद्धम प्रत्यक्षम, पूरा गा करके गाते थे। भोजन हम ही लोग परोसते थे, बच्चे परोसते थे, कोई नौकर नहीं, सारे बच्चे एक साथ खाते थे। मैंने इतनी बड़ी सात्विक संस्कारवान शिक्षा, धन्य है नौपानी जी जो बिरला जी के दामाद थे वहाँ के कलकत्ता, तो उन्होंने ऐसा स्कूल स्थापित किया था। और ऐसा स्कूल जिसमें संस्कार ही संस्कार थे। हम लोग अपने हर टीचर्स की पत्नी को माता जी कहते थे, टीचर्स को गुरु जी कहते थे, जो हमारे बाल बनाने वाले थे उनको ठाकुर जी कहते थे, जो हमारे खाना बनाने वाले थे हर एक को सबके सामने जी लगा करके करना। सुबह हमारा होता था, जब हम सुबह नहा धो के पहला जाते थे, नहा धो के तैयार होकर के, जब पहले तो PT वगैरह करने जाते थे, एक्सरसाइज करके आते थे, लौट के आगे नहा धो के तैयार हुए, सबसे पहले हम मंदिर जाते थे। राम लक्ष्मण सीता जी हनुमान जी का मंदिर था, बीच में शंकर जी का पिंडी थी। तो अब हम मंदिर में जाते थे, वहाँ पूजा होता था। हमारे पुजारी जी हर बच्चे को लाची दाना देते थे, मैंने हम ही लोगों को देते थे, हम लोग सब बच्चों को बांट देते थे। तो पहला दाना हमारे पेट में जाता था वो लाची दाना जाता था, उसके बाद हम नाश्ता करते थे। तो एक ऐसा संस्कारवान जो मेरा वहाँ पे कक्षा 7 से 11, हर अध्यापक के प्रति मैं बहुत आभार हूँ। खासतौर से हमारे जो प्रिंसिपल थे MR ओबेरॉय साहब, मिलिट्री बैकग्राउंड के थे, वो बहुत प्यार देते थे मुझे, जबकि मैं इतने साधारण घर से था। लेकिन अच्छा, जिसको उसीलिए मैं स्कूल कैप्टन बन पाया, वहाँ टॉप भी कर पाया, सब कुछ कर पाया। क्योंकि जो अच्छा बच्चा है, जिसमें एक उत्सुकता कुछ अच्छा करने के लिए, उसको सारा सारा मौका मिलता है।
और मैं हर चीज़ में, चाहे वो स्पोर्ट्स का हो, चाहे कल्चरल एक्टिविटीज़ का हो, मैंने ड्रामा भी करता था, मैं कोई हर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करता था। बहुत सारे बच्चे होते हैं जो खाली पढ़ाई में ध्यान देते हैं, मैं पढ़ाई नहीं, पढ़ाई तो करूँगा, साथ साथ अन्य सारी एक्टिविटीज़ भाग लेता था। एनसीसी में भी था, एनएसएस में भी मैं था। मैंने गाँव में जाता था, आदिवासी लोगों के गाँव में जाके बच्चों को पढ़ाना, उनके यहाँ जाकर के उनको बहुत सारे संस्कार देना, ये सब भी काम मैं करता था और मुझे बहुत मज़ा आता था। वहाँ पे स्विमिंग भी, मैं लाइफ सेवर हूँ, मैंने वहाँ पे स्विमिंग में लाइफ सेविंग का कोर्स किया। मैं कुछ नई चीज़ होती थी मैं हमेशा वॉलंटियर कर देता था। और ये मैंने बाबूजी से सीखा था कि बेटा तुम में बहुत शक्ति है, भगवान तुम्हारे अंदर है। और मैं हर बच्चे से कहूँगा, हर एक में वो ताकत है, अपने अंदर की ताकत को पहचानो। तुम्हारी ताकत इतनी है, तुम बहुत कुछ कर सकते हो, केवल तुम अपने आप को बांध देते हो ऐसी सीमाओं में कि हम ये नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, ऐसा नहीं कर सकते, हमारा ये कोई मुझ में कमी ऐसी मुझे नहीं देखा। मैं गाँव का हो करके कभी नहीं सोचा कि मैं गाँव का हूँ तो मैं ये चीज़ नहीं कर सकता हूँ, हर काम में कर सकता हूँ। क्योंकि बाबूजी हमेशा कहते थे कि तुम्हारे अंदर वो भगवान है, तुम पूछो, अगर कोई कर सकता है तो तुम भी कर सकते हो। थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी, करो, क्योंकि बार बार मौका नहीं मिलेगा। तो इस तरह से मैं विकास विद्यालय से जो है मतलब वहाँ से किया। फिर विकास विद्यालय के बाद जब मैं कक्षा 11 में आया तो ये हुआ कि क्या करेंगे इसके बाद, अब तक तो सरकार पढ़ा दी, आगे का क्या, आगे क्या करेंगे। तो मैंने अपने टीचर से पूछा कि बेस्ट क्या हमारे लिए हो सकता है। तो उन्होंने कहा बेस्ट तो आईआईटी है, अगर तुम्हारा आईआईटी में हो जाए तो बहुत अच्छा। लेकिन आज तक किसी बच्चे का इस स्कूल से आईआईटी में नहीं हुआ। एक बच्चे का हुआ, उसको भी आईआईटी खड़गपुर में एग्रीकल्चर मिला। किसी ने कहा कि सबसे अच्छा एनएसटीएस है, नेशनल साइंस टैलेंट सर्च, अब तो ख़त्म हो गया। उस ज़माने में बहुत बड़ा परीक्षा हुआ करती थी नेशनल साइंस टैलेंट सर्च, अगर इसमें हो गया तो तुम साइंटिस्ट, श्योर साइंटिस्ट बनोगे। और मेरा पता नहीं मन था कि मैं स्पेस साइंटिस्ट बनूंगा। मेरी एस्ट्रोफिजिक्स बहुत मेरा मन करता था, पढ़ने का मन करता था। बोला कि तुम साइंटिस्ट बन सकते हो अगर तुम्हें एनएसटीएस में हो जाता है। या पैसा कमाना चाहते हो तो इंडियन स्कूल ऑफ माइंस है, जहाँ पहले एक बच्चे का सिलेक्शन हो चुका था। वहाँ जाओगे तो पेट्रोलियम मिल गया तो तुम्हारी ज़िंदगी बदल जाएगी, पैसे ही पैसे तुम्हें हो जाएंगे। और नहीं तो बहुत सारे और इंजीनियरिंग कॉलेज है, जहाँ पे हमारे यहाँ से इंजीनियरिंग कॉलेजेस है या दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेज है, वहाँ जाते बच्चे जाते थे। तो मैंने एक चैलेंज लिया, मैंने कहा मैं आईआईटी दूंगा, एनएसटीएस भी दूंगा और आईआईएम में जो 3 बेस्ट है, तीनों बेस्ट दूंगा मैं, चाहे किसी का ना हुआ, मेरा तो होगा ही होगा। क्योंकि मैं, वो भगवान ने मुझे जो एक आत्मविश्वास दिया था उसमें तीनों दूंगा मैं। और उससे मैंने कोचिंग वगैरह की व्यवस्था तो थी नहीं, या कोचिंग होती थी तो दिल्ली उल्ली में होती थी, वहाँ कहाँ रांची में, वो भी रांची से दूर, हमारा स्कूल करीब 15 किलोमीटर दूर स्कूल हुआ करता था, मेसरा में होता था, वहाँ कहाँ ये सब व्यवस्था है। एक मुझे ख्याल है अरुण गाइड एक लाया था मैं, वही अरुण गाइड लेकर के उसको ही पढ़ता होता था, उसी को मैं प्रैक्टिस करता था, सब अपने टीचर्स वगैरह से पूछ लेता था। मैंने परीक्षा दिया और आपको जानकर के आश्चर्य हुआ कि जब मैं पहली परीक्षा दिया एनएसटीएस की, उसका सेंटर हर जिले में होता था। बलिया में मैंने गवर्नमेंट इंटर कॉलेज बलिया में परीक्षा दिया एनएसटीएस का। बाबूजी पूछे कि उसमें, बाबूजी वहीं पे थे, बलिया में थे, पूछे कैसा हुआ, हमने कहा हो जाएगा मेरा। बोले पक्का, हमने कहा हाँ हो जाएगा। फिर दूसरी परीक्षा हुई आईआईटी की, वो कहाँ दिया मैंने, बनारस में दिया, चाचा मेरे बनारस में थे, उनके यहाँ आकर के मैंने बनारस में आईआईटी का बीएचयू में सेंटर था, बीएचयू देखा, मंत्रमुग्ध हो गया, इतना सुंदर कॉलेज ही मैंने नहीं देखा था कभी, ऐसा नहीं देखा था। तो मैंने आईआईटी का इम्तहान दिया। तीसरा इम्तहान मेरा इंडियन स्कूल ऑफ माइंस का था लखनऊ में, उसका सेंटर लखनऊ में था। बाबूजी बोले जाओ वहाँ पे, एक सक्सेना जी है हमारे साथ रहते थे बलिया में, आजकल लखनऊ में उनके घर, तो रह करके इम्तहान देना। मैंने कहा मुझे नहीं जाना है। बोले क्यों? मैंने कहा 2 जगह हो गया, क्या करना मुझे पैसे से कोई शौक नहीं है। पैसे के बारे में लोग कहते थे बहुत अच्छा, इसलिए मैं चैलेंज ले रहा था। लेकिन अब चूंकि 2 जगह हो गया, दोनों मेरा हो जाएगा, इसलिए मैं वहाँ नहीं दूंगा। तो मैं गया ही नहीं, इंडियन स्कूल ऑफ माइंस का मैंने इम्तहान ही नहीं दिया। इसी बीच में मेरा इंग्लैंड का भी हो गया। इंग्लैंड का, वहाँ से चूंकि मैं बेस्ट बॉय था, टॉपर था, तो स्कूल से आ गया कि मेरा इंग्लैंड का भी हो गया। बाबूजी कितने सुंदर लेटर लिखे थे, मैंने पढ़ा था उसको, कि उस लेटर को पढ़ा था कि किस तरह से प्रिंसिपल को लेटर लिखे थे कि मेरा बच्चा पढ़ने जा रहा है। रिजल्ट आया मेरा आईआईटी में 327 रैंक थी, बहुत अच्छी रैंक मानी जाती थी उस ज़माने में। एनएसटीएस से मेरा सिलेक्शन हो गया, कमाल की चीज़ थी। मैंने इंटरव्यू के लिए मैं गया, मैंने इंटरव्यू में ऐसे ऐसे उत्तर दिए थे कि मैं अभी भी सोचता हूँ तो मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि कैसे वैसे उत्तर दे सकता था। क्योंकि मेरी पढ़ाई भी थी, साथ में भगवान हमारे साथ थे। जब विश्वास हो तो भगवान आपके साथ होते हैं। मुझे ख्याल है कि एनएसटीएस का जब मैं इंटरव्यू दे रहा था,
जब मैं सारा इंटरव्यू खत्म हुआ उसमें पेंसिल और पेपर देके इम्तहान होता था, तो मैं सारे जो क्वेश्चन पूछते थे मैं जवाब देता था। लास्ट में जब मैं जाने लगा तो एक मेंबर ने कहा कि बैठिए। मैं बैठ गया। कहा आप तो बलिया से हैं? हमने कहा हाँ मैं बलिया से हूँ, क्योंकि मेरे पिताजी बलिया में थे, मेरा एड्रेस बलिया के लिखा हुआ था। तो बोले कि ये बलियाटिक क्या होता है? तो मैं घबराया नहीं। मैंने कहा सर, बलिया के लोग बहुत ही पैट्रियाटिक होते हैं। बलिया से मंगल पांडे ने 1857 की क्रांति का शुरुआत की थी। वो बलिया के शक्तिशाली इतने बड़े देशभक्त थे। 1942 में हमारे देश के आज़ाद होने के पहले बलिया आज़ाद हो गया था। चित्तू पांडे जी ने पूरा जेल तोड़ करके वहाँ की ट्रेजरी को, वहाँ के एसएसपी कार्य सब मुझे पता, कलेक्ट्रेट वगैरह सब घेर लिया था, आज़ाद कर दिया। 3 दिन तक बलिया आज़ाद था। तो बलिया के लोग इतने पैट्रियाटिक थे तो इनको अंग्रेज लोगों को बताना होता था, अपने यहाँ इंग्लैंड में अपने संसद को बताना होता था कि बलिया वाले बड़े पैट्रियाटिक हैं। तो बलिया पैट्रियाटिक कहने की जगह वो लोग बलियाटिक कहना चालू कर दिए। सारा सारा बोर्ड इतना हंस पड़ा, क्या बात है। तो बोले कि आजकल इसके बारे में लोग क्या समझते हैं? मैंने कहा सर, इसके बारे में जो अगर स्लैंग के रूप में माने तो ऐसा आदमी जो भूचड़ है, गंवार है, बात बात पे लड़ लेने को तैयार है, लठ लेके खड़ा हो जाता है, उसको बलियाटिक कहते हैं। तो जो है पूरा बोर्ड हंस पड़ा। मुझे इसमें लगा कि मेरा हो गया। तो एनएसटीएस में मेरा सिलेक्शन हो गया, आईआईटी में हो गया। तो सर आप बीएचयू आईआईटी पहुंचे, फिर उसके बाद वहाँ से कानपुर आईआईटी कैसे पहुंचे? देखिए, बीएचयू आईआईटी तो मैं इसलिए पहुंचा कि मैंने कभी नहीं इस तरह का कॉलेज देखा ही नहीं था। विकास गाँव, उसका विकास विद्यालय, उसके अलावा कोई देखा नहीं था। तो बीएचयू जब मैं पहुंचा तो मेरी रैंक थी 327। मुझसे काउंसलिंग में पूछा कि आप क्या चाहते हैं? हमने कहा इलेक्ट्रॉनिक्स, क्योंकि मैं बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स के बहुत सारे काम किया करता था, सर्किट बनाता था, गांव ले जाकर लोगों को दिखाता था कि ये देखो कैसे म्यूजिक बज रही है, हमने कुछ तार लगाया म्यूजिक बज रही है, इस चीज़ बहुत सारे गाँव पे किया करता था ले जाके। तो पूछा कि क्या चाहिए? तो इलेक्ट्रॉनिक्स। कहाँ चाहिए? तो हमने कहा बीएचयू, क्योंकि बीएचयू आईआईटी थी। जब मैं एडमिशन के लिए, पहले तो हमारे पिताजी ने, हमारे एक मामा हुआ करते थे, हमारे बड़े वाले चाचा के साले वहाँ पे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद में थे, उनको लिखा बहुत खुश होकर के मेरे बेटे का इतना रैंक आया, उसको बीएचयू आईआईटी में इलेक्ट्रॉनिक्स मिल गया। तो उन्होंने वहाँ से लिखा कि तुम्हारा बेटा बड़ा मूर्ख है, इतना अच्छा रैंक आकर के बीएचयू आईआईटी में क्यों ले लिया? तो उसमें बीएचयू आईआईटी को इतना स्थान नहीं था, तो उसको तो आईआईटी कानपुर जाना चाहिए। तो हमने फिर चिट्ठी लिखी है आईआईटी कानपुर काउंसलिंग तो सर उनको लिखी कि हमारा एडमिशन वहाँ कर दीजिए। तो आ गया कि जो आपको हो गया सो हो गया। तो मैं भी मान लिया कि चलो कोई बात नहीं, भगवान ने यही हमारे लिए बनाया है, क्योंकि भगवान में मुझे बहुत विश्वास है। मैंने मान लिया भगवान ने हमारे लिए यही बनाया तो मैं यही सही थी। तो बीएचयू में मैं पढ़ाई करने लगा। तो मुझे रैगिंग में सारे बच्चे मुझे रैगिंग करते थे कि मेरे बाद जो अगले रैंक स्टार्ट होती है 1000 के ऊपर हुआ करती थी, मेरी 327 थी। कहते कि तुम यहाँ क्यों आ गए हो? तो लोगों के सुन करके मेरे कान पक गए थे रैगिंग में बहुत। लेकिन फिर भी अपने भाग्य पे मान लिया कि ईश्वर शायद हमारे लिए यही बना रखे हो। पढ़ाई में मन लगाया। वहाँ मैंने जर्मनी भी सीखी, वहाँ मैं बहुत सारे एक्टिविटीज़ में भी पार्टिसिपेट करता था और टॉप भी किया था पहले साल में। लेकिन एक घटना हो गई, मुझे ख्याल है अक्टूबर का महीना था। अक्टूबर के महीने में वहाँ पे एक स्टूडेंट एजिटेशन हुआ और बहुत बड़ा एजिटेशन था। काफ़ी नुकसान किया स्टूडेंट्स ने और बहुत पिटाई की स्टूडेंट्स की। पुलिस ने बहुत पिटाई की मेरे सामने। मैं तो छत पे देख रहा था, मैं इस सब बदमाशी में नहीं आता था, लेकिन देखा बड़ी पिटाई की। और उसके बाद वाइस चांसलर ने साइनेडाइट डिक्लेयर कर दिया, अनिश्चित काल बंद। अब हम सबको आदेश हो गया अपना अपना कमरा खाली करो, जाओ अपने घर। तो मैं वहाँ से गाँव आ गया। गाँव आया, मैंने अपने बाबूजी से कहा कि बाबूजी हमारे रिटायर हो गए थे। मैं नहीं, तब मैं 1970 रिटायर नहीं हुए थे, तब बलिया में थे। बाबूजी से मैंने कहा कि अब मैं बनारस नहीं पढ़ूंगा। बोले क्यों? बोले देखिए, जहाँ पे पढ़ाई के लिए एक मेरा छुट्टी दे देता है कि कोई अनिश्चित काल पता नहीं कब कॉलेज खुलेगा, वहाँ मैं नहीं पढ़ना चाहता। बोले क्या करोगे? हमने कहा मैं दोबारा इम्तहान दूंगा, फिर से मैं इम्तहान दूंगा। बोले ठीक है। वो भी मुझे बहुत प्यार देते थे, बाबूजी बहुत मानते, मुझसे विश्वास करते थे। बोलो चलो भगवान की इच्छा है, तुम दोबारा इम्तहान दो, 1 साल नुकसान होगा तो कोई बात नहीं। मैंने दोबारा फिर से पढ़ाई की, दोबारा इम्तहान दिया, बीएचयू के फर्स्ट ईयर में टॉप भी किया और मेरी दोबारा आईआईटी में रैंक 59 आ गई। 59 मेरा बने, रोल नंबर होता था 78059, मुझे याद है।
और मैं आईआईटी कानपुर में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में चला गया और वहाँ वही सेम एक्सेलेंस में जो मैंने था आईआईटी में, मैंने हर चीज़ में भाग लिया, सभी तमाम सारी स्टूडेंट एक्टिविटीज़ में भी और कल्चरल एक्टिविटीज़ में भी, सब जगह भाग लेता था। पढ़ने में बहुत अच्छा था। जब मैं वहाँ से पास आउट किया हूँ तो मैं 10.0 CPI से पास आउट किया, जो हाईएस्ट हो सकता है। अपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में मैं टॉप किया, पूरे बैच में मैं टॉप किया, पूरे बीटेक के बैच में मैं टॉप किया। बेस्ट बीटेक प्रोजेक्ट था। एक नए नए प्रोफेसर आए थे, प्रोफेसर श्रीवत्सन साहब आए थे, मैं और श्रीकांत श्रीवास्तव, हम लोगों ने उनके साथ एक X5 प्लॉटर बनाया था। इतना बढ़िया, मुझे अभी भी गर्व होता है। सब कैसे एकदम कर लेता था मैं, भगवान करा रहे थे, मैं नहीं कर रहा था, मुझ में इतनी ताकत नहीं है। वो रास्ता दिखाया, मैंने कर लिया, पीछे चढ़ पड़ा। तो उसमें हमें बेस्ट बीटेक प्रोजेक्ट मिला और सबसे बड़ी बात थी कि मुझे बेस्ट ऑलराउंडर ऑफ माई होल बैच, न केवल बीटेक, एमटेक, एमएससी, जितने पासिंग आउट थे उन सारे स्टूडेंट्स का मैं बेस्ट ऑलराउंडर था। ये मुझे मिला। मुझे याद है वो तस्वीर, जबकि जब मैं 5वें बार मंच पे गया था, पूरा पूरा बोर्ड खड़ा था, मेरे पास तस्वीर फोटो याद है उसका जो है। मेरे माँ बाप को मैंने देखा, दोनों रो रहे थे, सारा हॉल खड़ा होकर के तालियां पीट रहा था, क्योंकि मैं 5वें बार मंच पे गया था। वहाँ से आईआईटी की मेरी पढ़ाई पूरी हुई। आईआईटी में एक घटना भी हुई थी आग लगने की। ये आपने कहीं से रिसर्च कर लिया देवेंद्र जी। जब मैं आईआईटी की पढ़ाई करने के बाद मैं एमटेक ज्वाइन किया, सबसे पहले तो मुझे लगा कि क्या करना चाहिए। आईआईटी में उस ज़माने में बच्चे सारे मोस्टली लोग अमेरिका चले जाते, तो मेरे जैसे बच्चे तो अमेरिका ही जाते थे। तो जब हम 4th ईयर में थे तो मैंने कई सारे प्रोफेसर से मिला, मैंने पूछा कि सर मुझे क्या करना चाहिए, मुझे कंफ्यूज हूँ मैं, जानकारी नहीं। सब कहते थे तुमको क्या सोचना है, तुमको एमआईटी जाओ, तुम एमआईटी जाओ पढ़ने के लिए, उससे अच्छा क्या है सकता है, कैलटेक जाओ पढ़ने के लिए, ये सब कहते थे। तुमको तो फेलोशिप मिलेगी, स्कॉलरशिप, तुमको फेलोशिप मिल जाएगी, क्योंकि जानते थे मेरे बारे क्षमता, जानते थे। लेकिन मुझे स्वभाव देवेंद्र जी बिल्कुल लगता कि खाना मन नहीं लग रहा है। असली उत्तर मिला, एक प्रोफेसर राजा रमन थे हमारे कंप्यूटर साइंस के, बहुत, मैंने राजा रमन साहब का भी कुछ दिन पहले उनका देहांत हुआ है, 90 से ऊपर साल की अवस्था में। उनके साथ मैंने एक कोर्स भी किया था, पढ़ाया था, उन्होंने मुझे कंप्यूटर का कोर्स पढ़ाया था। जब उनके समर का भी मैंने कभी कभी काम किया था उनके पास। जब मैं गया तो उन्होंने पूछा कि हम सब प्रोफेसर तो ही कहते थे तुमको क्या पूछना है, तुमको तो अमेरिका जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि तुम क्या चाहते हो जिंदगी से अपने। मैंने कहा सर देखिए, मैं अपने देश के प्रति बहुत ज़्यादा जो है भक्ति रखता हूँ, क्योंकि आज मैं जहाँ हूँ इस आईआईटी में हूँ क्योंकि मुझे देश ने पढ़ाया है। नहीं तो मैं तो गांव में कोई लेखपाल उपाल बन जाता और कुछ नहीं करता। गांव में पढ़ाई करता, बहुत पढ़ाई करता तो इंटर कॉलेज में मास्टर बन जाता या प्राइमरी स्कूल में मास्टर बन जाता और नहीं कुछ कर सकता। आज देश की सबसे बड़ी शिक्षा मैं लिया हूँ क्योंकि देश ने मुझे किया है। मैं देश के प्रति बहुत समर्पित हूँ, तो मैं अपने देश के लिए काम करना चाहता हूँ। दूसरा, मैं बड़े साधारण परिवार से हूँ और मैं सबसे बड़ा हूँ अपने परिवार में, तो मैं चाहता हूँ मेरे पीछे मेरे भाई, मेरी बहन, मेरे परिवार के लोग सब लोग आगे बढ़े, उनका मदद करना चाहता हूँ। तो बोले कि तुमको और लोग क्या बोले, बोले कि अमेरिका जाओ। बोले नहीं, वो तुम्हारे लिए सही जगह नहीं है, तुम अमेरिका जाओगे तो उन्होंने एक थियरी दिया N+1 सिंड्रोम। बोले तुम जाओगे तो तुमको पढ़ाई वहाँ बहुत अच्छी लगेगी, मैं जानता हूँ तुमको इतना मन लगेगा तुम्हें आने का मन नहीं करेगा। फिर वहाँ तुम या तो कॉर्पोरेट में जाओगे या तुम रिसर्च करोगे तो वो भी तुमको इतना अच्छा लगेगा, तुम आना नहीं चाहोगे। फिर तुम शादी करोगे, चाहे हिंदुस्तानी किसी लड़की से शादी करोगे या विदेश में कोई मेम से शादी करोगे, उसको हिंदुस्तान आना अच्छा नहीं लगेगा। फिर तुम्हारे बच्चे होंगे तो फिर बच्चों को आना अच्छा लगेगा, उनको तो हिंदुस्तान में। आज तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार से देश को बदला है, इतनी सफाई, इतनी सब कुछ चीज़ें हो गई देश में, इतना सारा माहौल बदल गया। नहीं तो उस ज़माने में कितना गंदगी होता था। हमारी क्या स्थिति थी, हम लोग छोटे छोटे $1-1 का सामान लाते थे और रिश्तेदार कहीं से लोग लाते थे, कितने उसको लगता था कितनी बड़ी चीज़ है। आज हर चीज़ हिंदुस्तान में उपलब्ध है, ये हमारा नया भारत है। तो बोले कि तुम्हारे बच्चों को तो बिल्कुल देश आने का मन नहीं करेगा, फिर भी तुम अपने घर के लिए कभी सोचोगे आने के लिए तो आओगे, फिर तुम्हारा वापस चले जाओगे। मैंने N+1 सिंड्रोम, उन्होंने कहा तुम जिंदगी में कभी फिर भारत के नहीं हो पाओगे। तुम अधिक से अधिक कुछ पैसा अपने परिवार वालों को दे सकते हो, बाकी उनका कुछ नहीं कर सकते हो। और जहाँ तक देश का सवाल है, तो हो सकता है तुम देश के खिलाफ काम करो, हो सकता है तुम ऐसे एरिया में जाओ जो डिफेंस में जो उनके बनाए हुए हथियार तुम्हारे देश के खिलाफ काम आए, तो तुम तो देश के तो दुश्मन बन जाओगे तुम। मैंने कहा सर मैं वो कभी नहीं कर सकता। बोले क्या करें? बोले तुम जो देश में सबसे अच्छा सोचते हो वो करो। तुम अमेरिका जाने का तुम्हें बहुत मौका मिलेगा, अभी नहीं, बाद में, पहले तुम अपने देश के लिए काम करो।
धन्य हो राजा रमन साहब, और उनकी पत्नी भी थी शांता आंटी, उनके साथ हमने बहुत काम किया था काउंसलिंग सर्विस में। वहाँ भी मैंने बुक बैंक स्थापित किया था, क्योंकि हमारे जैसे बच्चे जो है, जो साधारण परिवार के बच्चे जाते थे, उनको इतनी महंगी महंगी किताबें हम तो नहीं खरीद सकते थे, और स्कॉलरशिप भी आईआईटी में बहुत कम मिलती थी। बाबूजी मुझे थोड़ा पैसा भेजते थे, 180 रुपये हर महीने भेजा करते थे, पढ़ाई बड़ी महंगी थी। तो मैंने एक बुक बैंक स्थापित कराया था वहाँ, इसलिए कि जो हमारे जैसे बच्चे हैं उनको किताब का दाम अगर 1000 रुपये, तो 100 रुपये में वो किताब आपको मिल जाएगी एक सेमेस्टर पढ़ने के लिए, और आप साफ सुथरा ठीक से रखेंगे तो 50 रुपये आपको वापस हो जाएगा, यानी 5% पे आपको किताब मिल जाएगी। आप सेमेस्टर पढ़िए, उसका किताब वापस करिए। हम अच्छे से जिल्द करके रखते थे, तो काफ़ी हमें डोनेशन में बहुत सारे जो रिच बच्चे थे उनसे किताबें भी फ्री में मिल जाती थी, वो सभी बुक बैंक में रख लेते थे। हमारे डीन ऑफ स्टूडेंट अफेयर्स डॉक्टर जी.के. लाल साहब थे, उनसे कहा तो शांता आंटी ने जो कहा तो उसको हमको वहाँ से भी 10 लाख रुपए हो गया, कितना मिल गया था, बहुत सारी किताबें खरीद ली थी। तो आईआईटी में मेरा उस प्रकार से बहुत अच्छा रहा। एमटेक की परीक्षा, फर्स्ट ईयर की परीक्षा थी, मैंने पहला सेमेस्टर की परीक्षा थी, उसके बाद मैं किसी दूसरे हॉस्टल में था। कोई बच्चा आया मेरे पास, तुम्हारे डीएस तुम्हारे कमरे में आग लगी है। मैं हॉल 5 में तब उसमें तीसरी मंजिल पर रहता था, हॉल 5 में। मुझे ख्याल है 310 नंबर मेरा कमरा था, या 3 ऐसे कुछ था, 310 था शायद। तो मैं अपने कमरे में भागा साइकिल लेकर के वहाँ पहुँचा, तो देख के आ रहा हूँ लोग कमरे का दरवाज़ा तोड़ चुके हैं, पूरा कमरा आग से सुपुर्द हो चुका था। बाबूजी मेरे लिए नया नया सूट बनवाए थे वो कैंपस इंटरव्यू के लिए, पर कहाँ से कितना बचा करके किया होगा ने, मेरा सूट जल गया था। मेरा जो स्कूल की जो हमारी ब्लेज़र वगैरह थी, सब कुछ, जाड़े का मौसम शुरू हुआ था, जाड़े के मौसम के लिए मैं कपड़े निकाल रखा था कि इसको अब धुलवा के उसका यूज़ करेंगे। सब रजाई गद्दा सब कुछ जल गया था। भगवान ने केवल बताया था कि सबसे नीचे मेरा एक चमड़े का सूटकेस था, उसमें भी आग लग गई थी, लेकिन उसमें हमारे सारे सर्टिफिकेट, जो हमारा ये मेडल सर्टिफिकेट सारा उसमें रखा था, वो बच गया था। अभी कुछ सर्टिफिकेट के कोने कोने जल गए थे, वहाँ पे जाके वो आग बुझ गई थी। मैं जब वहाँ पहुँचा, देखा कमरे में, मैं सच कहता हूँ देवेंद्र जी, मुझे उस दिन भगवान का दर्शन हुआ। मुझे लगा जैसे भगवान सामने मेरे खड़े हैं और मुझे आशीर्वाद दे रहे, बच्चा तुम्हें ज़मीन पे ला दिया, अब तक तुम सोचते थे बहुत अच्छी, अब तुम आगे, अब मेहनत करो, आगे बढ़ो। मैंने कहा ठीक है। मेरे दोस्त बड़े काम आए, सब ने, किसी ने 500 दिया, किसी ने 1000 दिया। देखते देखते 10-20 हज़ार रुपये इकट्ठे हो गए। मुझे लोग ले गए कानपुर, मेरे लिए पैंट शर्ट कुर्ता पजामा। मेरे पास केवल जो मैं कपड़ा पहना था और एक अंडरवियर गंजी जो बाहर टंगा था धोने सूख के निकले, उसके अलावा कुछ नहीं बचा था, सब कुछ खरीदवाया। हमारे टीचर्स को पता चला, मैं बहुत वॉलंटियर काम करता था, बच्चों को पढ़ाना, बच्चों को बहुत सारा काम करता था। वो सब भी चीज़ें अब मुझे टीचर्स ने ऑन पेड कर दिया, तो मुझे वहाँ से पैसा मिला, स्कॉलरशिप मिली, सारे का एक एक पाई मैंने सबका वापस किया। मैंने फाइनल रिजल्ट आने तक वापस किया, सारा का सारा वापस किया, और पैसा बचाया भी मैंने। जब रिजल्ट आया, मैंने सोचे कि इंडियन इंजीनियरिंग से, मैंने सबको डिक्लेयर कर दिया था कि मैं इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज का इम्तहान केवल प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूँ, और लोग एक इम्तहान देते, मैंने 2 इम्तहान दिए, इलेक्ट्रिकल भी दिया, इलेक्ट्रॉनिक्स भी दिया, क्योंकि मैंने कहा मुझे 8 पेपर देने पड़ेंगे इस बहाने, नहीं तो 4 ही देने पड़ते, और 2 जनरल नॉलेज और इंग्लिश तो देना ही पड़ेगा। मुझे 2 इंटरव्यू देने पड़ेंगे। आज भी याद है मुझे, 15 फरवरी और 16 फरवरी को मेरे 2 इंटरव्यू थे इंडियन इंजीनियरिंग का, एक दिन इलेक्ट्रिकल था, एक दिन इलेक्ट्रॉनिक्स का था, और फिर आईएएस का मैंने इंटरव्यू अप्रैल में हुआ। सारा का सारा मैंने गाँव में नहीं बताया, कि मैंने घर में छुट्टियों में बाबूजी को चिट्ठी लिख दिया कि मैं कुछ पढ़ाई कर रहा हूँ, इसलिए मैं नहीं आ पाऊँगा, क्योंकि मैं जानता था कि गांव जाऊँगा तो गांव में लोग हमारे थोड़े से सोचेंगे कि पता नहीं क्या इसके ऊपर कोई भगवान का प्रकोप तो नहीं हो गया कुछ। मैं जानता था कुछ नहीं है, भगवान मुझे दर्शन दे चुके हैं, कह चुके हैं तुम्हें अब आगे बढ़ना है, तो इसलिए मैं गाँव नहीं गया। इतनी मेहनत किया, पढ़ाई किया, सब कुछ काम किया। जब रिजल्ट आया तो नीचे से चिल्लाते हुए आ रहे, डीएस तुम तो टॉप कर गए भाई। इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज के इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में मैं पूरे देश में पहला स्थान मेरा आया। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन में मेरा दूसरा स्थान आया, जो मैं केवल प्रैक्टिस के लिए दिया था। आईएएस का जब रिजल्ट आया तो मैं अपने छोटे भाई के पास प्रयागराज चला गया, इलाहाबाद उस जमाने में कहते थे। मेरा 19वां स्थान आया, और केवल इस नाते कि मेरे इंटरव्यू में नंबर कम आ गए थे। इंटरव्यू में बहुत कम नंबर आ गए थे, अगर थोड़े ज़्यादा होते, अगर 40-45 नंबर होते तो मैं टॉप कर जाता, आईएएस में भी टॉप कर जाता। लेकिन मुझे उसका कोई रिग्रेट नहीं है। जो इंटरव्यू बोर्ड ने जो मेरे अंदर देखा उसके हिसाब से उन्होंने नंबर दिया, और मुझे यूपी कैडर मिल गया, अपना ही कैडर मिल गया। तो उसके आगे मैंने आईएएस की अपनी यात्रा शुरू की।
तो जब आप इतनी लंबी जर्नी थी आपकी और आपने सोचा भी नहीं था कि भाई ये सारी चीज़ें होंगी, तो उसके बाद जब आप इतने बड़े पद पे पहुँचे, एक छोटे से गांव से निकल के इतने बड़े पद में, तो कैसा रहा आपका अनुभव? केंद्र सरकार में भी रहे, प्रदेश सरकार में भी रहे। मुझे याद है वो घटना जब मेरा सिलेक्शन हुआ और मैं अपने गांव आया पहले बार आईएएस में सेलेक्ट होकर। पूरे गांव के आसपास के इलाके में सबको एक खबर हो गई थी कि हमारा बच्चा आईएएस बन गया। मेरे गांव के लिए कोई नया नहीं था ये, मेरे गांव में मैं नवा आईएएस अफसर था। लेकिन हमारे पहले जो आईएएस अफसर थे वो सब वो थे जो सेकंड जनरेशन वाले थे, जिनके पिताजी कोई दिल्ली में थे, कोई लखनऊ में थे, कहीं और थे, उनके उस तरह सेकंड जनरेशन। मैं पहले जनरेशन का फर्स्ट आईएएस था अपने गाँव से, क्योंकि वो लोग तो जानते अपने गाँव को जानते भी नहीं होंगे। मैं उसी गांव से पल बढ़ करके आगे बढ़ा था। जब मैं गया, जब पिताजी माताजी का पहुंच हुआ, पिताजी ने बड़े भावुक हो गए। उन्होंने एक बात कही जो मुझे हमेशा मैंने जोड़ ली अपने साथ, कि बेटा मुझे नहीं मालूम कि तुम कैसे आईएएस बने हो, लेकिन मेरी दो बात हमेशा याद रखना। क्योंकि वो आईएएस लोगों के साथ काम कर चुके थे, वो बाबू थे तो काम कर चुके थे, बहुत आईएएस को देखा था उन्होंने। कहा देखा कि तुमको जैसे भी तुम बने हो, तुम्हें बहुत मौके मिलेंगे लोगों को भला करने का। जब लोगों को भला करना हो बहुत मत सोचना, जितना भला कर सकते हो करो, हर इंसान का भला करो, जितना तुमको ताकत मिले उतनी भला करते जाओ। लेकिन अगर तुम्हें बुरा भी करने का मौका मिलेगा, क्योंकि तुम जज की कुर्सी पे बैठोगे, बहुत लोगों के बारे में तुम्हें जज करना पड़ेगा। अगर किसी का नुकसान करना हो तो एक बार नहीं 10 बार सोचना, और 9 बार तो तुम सोचना कि इसका क्या परिणाम होगा, लेकिन 10वें बार अपने आप को उस आदमी के स्थान पर ले जाना और सोचना कि भाई अगर तुम होते और तुमको ये पनिशमेंट मिलता अगर वो काम किए होते, तो क्या तुम इसको स्वीकार कर लेते। मेरे पिताजी ने मुझे उस संवेदनशीलता का पाठ पढ़ाया। बड़े कम पढ़े लिखे थे, लेकिन बहुत अनुभव था उनका। दूसरा जो है, हमारे जो गांव के मिस्त्री मास्टर, क्या मैं उनके गांव पे गया, खेत में वो घास छिल रहे थे गाय के लिए। इतना जब उनके मुंह से आवाज़ नहीं निकल रहा था, इतने भावुक हो गए थे। खड़ा हुए मुझे पकड़ लिए, वैसे ऐसे पकड़ लिए जैसे लगता था कि मतलब उनका बच्चा हो गया, मैं पूरे गांव का बच्चा हो गया, पूरे इलाके का बच्चा बन गया मैं आईएएस। और मैंने तय किया कि मैं अब गांव से वो जो मेरा संबंध है वो हमेशा के लिए बन गया, क्योंकि उसी गांव ने मुझे बनाया, इस मट्टी ने मुझे बनाया। और मैं बता दूं देवन जी कि मेरे आसपास के इलाके में, मेरे गांव के 25-30 किलोमीटर 40 किलोमीटर के दूर तक के लोग, कोई स्कूल नहीं होगा जिस स्कूल में सड़क नहीं होगी, बिजली नहीं होगा, पानी नहीं होगा, उस जमाने में शौचालय नहीं होगा। जो भी सरकार की योजनाएं थे, मैं कोशिश करता था कि हर जगह से कोशिश हो कि उनको फायदा मिल जाए। नहर है, नहर में कहीं भी अगर कोई दिक्कत आ रही है उसको ठीक कराना। तो हम अपने चिराग तले दे रहा, हम अपने ही जगह ठीक नहीं करें, दुनिया को क्या करेंगे। दूसरा जो मैंने कमिटमेंट लिया कि हम अपने देश में जितना कुछ कर सकते हैं, पूरे दिल से मैंने 100% हर जगह दिया है। मेरे ऊपर कोई प्रश्न नहीं खड़ा कर सकता है, मेरी ईमानदारी के ऊपर, मेरी निष्ठा के ऊपर, मेरे कमिटमेंट के ऊपर कोई प्रश्न नहीं कर सकता मुझे। और बड़ा मौका भी मिला भगवान ने, मतलब सोचिए कि मेरे जीवन के कैरियर के अंतिम भाग में मुझे इस देश के इतने यशस्वी प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ काम करने का मौका मिला। मुझे सेंट्रल विस्टा जिसे काम करने का मौका मिला, जो जितने नेशनल मिशन, 6 नेशनल मिशन में उसमें चलाता था अर्बन सेक्रेटरी के रूप में, चाहे स्मार्ट सिटी का हो, चाहे स्वच्छ भारत का हो, चाहे हाउसिंग का हो, इतना कुछ देश को करने का मुझे मौका मिला। और सबसे बड़ी देश का पार्लियामेंट, देश का जो आज कर्तव्य पथ है, जो कर्तव्य भवन बने हुए हैं, जो इतना सारा कंस्ट्रक्शन है, ये सबको जमीन से प्लान करने का मुझे आशीर्वाद था प्रधानमंत्री जी का। बहुत लोगों ने उसको डिस्टर्ब करने की कोशिश की, लेकिन मुझे किसी से डर नहीं लगता, क्योंकि मुझे लगता है भगवान मेरे साथ है। और जब देश का प्रधानमंत्री देश को बदलने में लगा और हमको ये मौका मिला है, तो हम उसके लिए तो पूरा जी जान लगा देंगे, देश के लिए हर काम कर देंगे। फिर उसके बाद मुझे मौका मिला, मुझे रिटायरमेंट के एक दिन पहले मुझे उत्तर प्रदेश का मुख्य सचिव बनने का मौका मिला। मुझे लगा इससे अच्छा क्या होगा। अपने मैंने जो कहते हैं दूध की कीमत, जिस राज्य में मैं पैदा हुआ, जिस राज्य में मैं पला बढ़ा, जहाँ से मैंने सब कुछ लिया, उस राज्य को सेवा करने का मौका। तो 2.5 साल मैंने अपने जी जान से हर तरह से कोशिश की। पार्लियामेंट को उद्घाटन कराने का मुझे मौका नहीं मिला। थोड़ा सा मेरे मन में एक बार कभी कभी लगता था किसी कोने से कि मेरा इतना बड़ा काम मैंने किया, लेकिन उसका उद्घाटन नहीं करा पाया, उद्घाटन किसी और को श्रेय मिला। तो उसके एक एक ईंट पत्थर मुझे मालूम है कि कहाँ कहाँ क्या क्या लगा, इतना मैं गहराई से उसमें घुसा था।
लेकिन मुझे भगवान राम की, मैं मुझे सोचा कि देखो भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा करने का मौका मुझे मिला जनवरी 24 में। मुझे हमारे प्रदेश के जो यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी, उनके साथ काम करने का मौका मिला। बहुत कुछ देखिए, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट, इसमें 35.5 लाख करोड़ का काम हुआ। इतना सारा हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर पे उत्तर प्रदेश में काम हुआ, इतना सारे स्कूलों में, कॉलेजेस में, एजुकेशन में कितना कुछ काम करने का, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में। मुझे लगा अपने प्रदेश का जो मेरे ऊपर कर्ज है उस कर्ज को चुकाने का। और अभी भी मुझे लगता है देवेंद्र जी कि मैं अपने देश के लिए बहुत कुछ करूँगा, बहुत कुछ करूँगा। क्योंकि मन में एक है कि मैं उस गांव से निकला हूँ, उस ज़मीन से निकला हूँ। उस ज़मीन से निकल करके उस ज़मीन की कीमत, देशभक्ति, जो प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि जो राष्ट्र प्रथम, उस राष्ट्र प्रथम की भावना मेरे दिल में हर जगह से, कोने कोने में मेरे भाव है। तो इतने साल आपकी इतनी यात्रा रही, आपको इतने मौके मिले, तो ज़्यादातर क्या होता है कि जब आदमी शहर पहुंचता है, बड़े ओहदे पे पहुंचता है, बड़े पद पे, उसका गांव छूट ही जाता है। तो अभी आपका क्या है, गांव से आपका कनेक्शन बना हुआ है? बहुत कनेक्शन है। मैं गांव नहीं जाता हूं तो मुझे मन नहीं लगता। मैंने कहा साल में एक बार, एक हफ्ते तो गांव जाना ही जाना है मुझे। मैंने गांव के हमारे जो देवता हैं, हमारे गांव में हमारी काली माता का मंदिर है, डीह बाबा का मंदिर है, ब्रह्म स्थान है, गांव के जो खेत बाग बगीचे हैं। अभी भी मैं गांव जाता हूं, अपने लोगों से, इतने लोग आते हैं, सबसे भोजपुरी में बात करता हूं। भाई ऐसे हमारे साथ पढ़ते थे, कोई गांव के प्रधान हो गए, कोई सब्जी बेच रहे हैं, कोई दर्जी बन गए, कोई छोटे छोटे कोई लेखपाल बन गए, मैं भी वही बनता। ये तो भाग्य था, भगवान ने मुझे वैसा बनाया कि ऐसा मौका मिल गया मुझे। लेकिन मेरी उनसे कोई दूरी नहीं है, उनके साथ मेरा वैसे ही संबंध है जैसे कि जो है बचपन में हुआ करता था। वो मेरे साथी है। मैं अभी भी जाता हूँ। अभी थोड़े दिन पहले मेरे गांव के बाकी टीचर्स का डेथ हो गया था, जो हमको कक्षा 4 में पढ़ाते थे, चौबे जी, भृगुनाथ चौबे जी जिंदा थे। अभी पिछले साल उनका डेथ हो गया। हमेशा जाता था उनके घर पे उनका पाँव छूने के लिए। अभी भी हमारा जो प्राइमरी स्कूल जिसमें मैं पढ़ता था, उस ज़माने में तो एक पेड़ के नीचे पढ़ाई होती, आज वो स्मार्ट स्कूल है। और मैं पूरे गर्व के साथ कहता था, मुख्य सचिव के रूप में मुझे मौका मिला, पूरे प्रदेश के हमारे प्राइमरी स्कूलों का कायाकल्प हो गया। हर स्कूलों में शौचालय है, स्मार्ट क्लासेस हैं, बहुत सारी सुविधाएं हो गई। इंटर कॉलेज जहाँ मैं पढ़ता था, वो इंटर कॉलेज भी, वहाँ पे स्मार्ट क्लासेस होती हैं। वहाँ पे आज हर क्लास में अच्छे मेज कुर्सी है, वहाँ पे मैंने कंप्यूटर्स हैं, वहाँ बहुत सारी सुविधाएं हैं। पीने के लिए स्वच्छ पानी है, बच्चों के लिए शौचालय साफ सुथरे, लड़कियों के लिए अलग, लड़कों के लिए अलग, हर तरह की सुविधाएं हैं। और अभी मैंने एक और नया काम किया है आपकी जानकारी के लिए। जब मैं रिटायर किया यहाँ से, तो मेरे मन में एक भाव आया कि मेरे पिताजी तो मुझे, तो भगवान ने जो भी उनके कैसे सोच दी, उन्होंने किया, मुझे मौका दिया और मैं यहाँ तक पहुँच गया, भारत सरकार का सचिव बन गया, मुख्य सचिव बन गया। क्यों नहीं मैं अपने गांव के बच्चों के लिए, मैंने बहुत सारा स्कूलों के लिए काम किया, क्यों नहीं इनको कुछ प्रेरणा दूं जिससे कि ये लोग आगे बढ़े। तब मैं अपने स्कूल के, कॉलेज के जो सभी को समय देता हूँ। और हाल में मैं अपने पिताजी के नाम पे मैंने एक ट्रस्ट बनाया है। उस ट्रस्ट में मुझे जो भी कोई गिफ्ट वगैरह मिली थी, तमाम सारे पूरे सर्विस, उसको सबको बेच करके उस ट्रस्ट को मैंने डाल दिया। अपने परिवार के लोगों से कहा कि आप लोग भी थोड़े थोड़े पैसे डालो। अपने तरफ से मैंने पैसे डाला उसमें। और अब मैं एक गोल्ड मेडल स्टार्ट किया हूँ। हमारे इंटर कॉलेज में जो बच्चा टॉप करेगा, जो लड़की टॉप करेगी, एक लड़का और एक लड़की, उसको न केवल गोल्ड मेडल हम देंगे पिताजी के नाम पे, बल्कि वो जब तक पढ़ेगा उसको पढ़ाएंगे, उसको स्कॉलरशिप देंगे। मतलब जब वो ग्रेजुएशन करेगा तो 1000 रुपये देंगे, जब वो पोस्ट ग्रेजुएशन करेगा हम 1500 रुपये देंगे, फिर अगर वो कोई स्पेशलाइज करेगा तो उसके लिए और पैसे देंगे। तो हम उसको पढ़ाएंगे और मेंटरशिप सारे बच्चों का करेंगे। बच्चे हमारे अब केवल IAS PCS नहीं, बहुत सारे, आज हमारा देश इतना बदल गया है, इतने सारे मौके। मैं जाता हूँ, बच्चों से बात करता हूँ। कभी ऐसा होता नहीं कि मैं गांव जाऊँ और मेरे इंटर कॉलेज में मेरे जाकर के बच्चों से वार्ता न, और पैसे आमने सामने बैठ के वार्ता करता हूँ। जो वहाँ डिग्री कॉलेज, अब तो नया डिग्री कॉलेज बन गया है, वहाँ जाकर के लोगों से वार्ता करता हूँ। अपने गाँव के प्राइमरी स्कूल में उनको प्रेरणा देना कि बच्चे तुम्हें इतनी ताकत है। मैं तुम्हारे जैसे था, तुम्हारे जैसे, और मेरे बाबूजी तो यही कहते थे कि देखो जो इंसान सफल हो रहा है उसके भी 2 हाथ है, 2 आँख है, उसके भी 2 कान है, 2 नाक है, उसका भी एक ही दिमाग है, उसके पास भी भगवान ने 24 घंटे दिए, तुमको भी उतना ही दिया है। फर्क क्या है? सोच में। तुम एक बार संकल्प ले लो, सिद्ध भगवान करेंगे। तुम्हें उसकी सिद्धि के लिए परिश्रम करना है, अनवरत मेहनत करना है। तो मुझे लगता है कोई चीज़ असंभव नहीं है।
गांव में पल बढ़ करके मैंने कोई कमी नहीं पाई। और हमेशा से शुरुआत में तो मैं यही करता था, जो शुरू में तो मैं इतना रूरल सोचता था। बाद में शशांक शेखर सिंह साहब के साथ मौका मिला मुझे काम करने का। उन्होंने कहा तुम इतने गांव सोचते हो, देश खाली गांव ही नहीं बल्कि बहुत कुछ चीज़ें। मैं उसके बियॉन्ड सोचना चालू किया और अब तो इतना मेरा देश दुनिया में, मैं जब पढ़ाई लिखाई करने के लिए मैंने तमाम देशों में जाके मैंने हायर एजुकेशन लिए, तमाम देशों में जाके देश का प्रतिनिधित्व किया, इतना एक्सपोजर हो गया तो लगता है कि हमारे देश में इतनी ताकत है, इतना सब कुछ है और वो ताकत बाहर निकल रही है। आज जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी पूरे देश को नेतृत्व दे रहे हैं, ये ताकत बाहर निकल रही है। और जो उन्होंने विकसित भारत का जो उनकी संकल्प है, जो उनका विजन है, मैं उसे होते हुए देख रहा हूँ। मेरी पूरी कोशिश है कि जो प्रधानमंत्री जी का संकल्प है उसके लिए हर कोई, और मैं अपने तरफ से पूरा का पूरा कोशिश करूँ कि हम लोग उसको समय से पूरा करें। इतनी सारी हमने बातें की, आगे फिर कभी समय मिलेगा तो हम फिर साथ में बैठेंगे। जो बहुत सारी बातें भी रह गई हैं, हम कर ही नहीं पाए हैं, फिर कभी करेंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद देवेंद्र जी।